जय हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्त मैं वैभव आप लोगों को आज पढ़ाएंगे वर्णमाला। वर्णमाला में एक एक टॉपिक, घोष, अघोष, सघोष जितने भी हैं, लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्त आपसे गुजारिश करते हैं कि आप शुरू में आए हैं तो लास्ट तक बने रहेंगे, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्त हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले अपने परम पूजनीय गणेश जी की वंदना करके, गणेश जी की प्रार्थना करके हम अपने क्लास को, कोई भी चीज अगर हम शुरुआत करते हैं उसे अपने रिस्पेक्टेड गॉड को, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड गुरु, उनकी अगर हम चरण स्पर्श करके, उनका हम आदर सम्मान करके कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो दोस्त वो हमेशा जीवन में आपको आगे ही बढ़ाता है। तो आओ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं इसी बात पे। तो दोस्त क्या है हमारे क्लास का आज? वो वर्णमाला। वर्णमाला आज हमारा क्या टॉपिक है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। वर्णमाला वर्णों के भेद को, वर्णों के भेद को, जैसे हम लोग समझते हैं एक छोटा सा वर्ण, वर्णों के क्रम को व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण, एक एक वर्ण को, जैसे अगर हम अनार कहते हैं, अगर हम अनार कहते हैं तो इसमें हमारा आ आया है, ना आया है और रा आया है। तो इन सब तीनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या बना? अनार बना। तो इसी तरीके से हम इसे समझेंगे कि वर्णमाला में एक एक वर्णों का, इसमें सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, हर एक चीज मतलब पूरे बेस एकदम बेसिक तरीके से, और बीच बीच में कुछ ट्रिक के साथ भी बताएंगे ताकि आपको इसके बाद वर्णमाला पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। तो दोस्त आओ हम चलते हैं अपने वर्णमाला के छोटे से उदाहरण पे। जैसा कि हमें अपने विचारों तथा मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, हमें अपने विचारों तथा मनोभाव को व्यक्त करने के लिए जो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं या फिर संकेत करते हैं या फिर जिस लिपि में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण रूप या वर्ण धारा कहते हैं, और वर्ण के इस मेल को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्त हमारे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे वर्ण का और टुकड़ा आप कर सकते हो, जैसे कोई भी वर्ड लिख दो, इसका और टुकड़ा आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। केवल एक, उसका कोई भी टुकड़ा आप नहीं कर सकते। तो दोस्त हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम बात करते हैं भारतीय कैसे लिखा जाए या महान कैसे लिखा जाए, हम महान की बात करते हैं, ऐसे महान होता है। अब इसे हम माँ आ हा बड़ा आ ना, माँ पे हलंत लगेगा, माँ आ हा पे हलंत, बड़ा आ, ना के बाद आ। मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। कैसे लिख सकते हैं दोस्त? जैसे महान हमें लिखना है तो उसको इस क्रम में हम लिख सकते हैं। तो दोस्त इसी को वर्ण, इसका क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इसमें जो एक एक शब्द आए हैं इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इन्हें आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते दोस्त। तो इस हिसाब से आपको वर्णमाला तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके आगे, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, मतलब छोटा आ से लेके ज्ञ तक किस क्रम में रखा गया है, इसे हम देखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमवार, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे समझ लो, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में आ से लेके अगर हम बात करते हैं स्वर की, अगर हम स्वर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्त? स्वर की। स्वर हमारा कितना होता है? स्वर हमारा कितना होता है? 11 स्वर माने गए हैं। 11 स्वर माने गए हैं, जिसमें से मतलब टोटल 13 हैं, लेकिन इनको 2 को हटा दिया गया है। इनको 2 को हटा दिया गया है दोस्त। इन्हें किस में रखा गया है? इन्हें किस में रखा गया है?
अयोगवाह में रखा गया है। इन्हें किस में रखा गया है? अयोगवाह में रखा गया दोस्त। और ये हमारे 11 छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ऐसे ऐसे करके अव तक हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और स्वरों का स्थान क्या है? अब हम इसका स्वर हो गया, हमारा स्वर यहाँ तक आता है। अब हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन में अगर हम देखते हैं दोस्त, तो व्यंजन में का से लेके माँ तक, व्यंजन में अगर हम देखते हैं तो का से लेके माँ तक ये कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्त? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन इन्हें कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का अगर हम एग्जाम्पल बताएं, इन्हें हम आगे एग्जाम्पल में आपको समझा देंगे दोस्त। ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। उसके बाद हम अगर इसी क्रम में बात करते हैं तो दोस्त सबसे इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हो गया, का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक हो गया स्पर्शी व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, या रा ला वा, इन सबको भी हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल बे से तोड़ के। बने रहना, भागना मत, अभी हम केवल समझा रहे हैं। अगर स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो कहां से कहां तक? का से लेके माँ तक। कहां से कहां तक दोस्त? का से लेके माँ तक। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है हमारा? अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो हमारा ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन हमारा या रा ला वा होता है। या रा ला वा क्या दोस्त? अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या रा ला वा। इसके बाद हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन हमारा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन में हमारे क्या आते हैं? श, नॉर्मल ऐसे देखो, स, श, स, ह, स, श, स, ह, ये हमारे किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखो, मेरे साथ बोलो, ऊष्म व्यंजन सॉरी दोस्त, ऊष्म व्यंजन सा, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, ऊपर से हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको, ताकि इस बार के अलावा दोबारा आपको न याद करना पड़े, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक, स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं या रा ला वा। फिर ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं स, श, स, ह, स, श, स, ह। और उसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, छ, त्रिंग, ज्ञ, स्र। ये हमारे कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और उसके बाद अयोगवाह, उसके बाद क्या आ गया? अयोगवाह। अंक अह, अयोगवाह में क्या आता है? ये सब पूछे जाते हैं दोस्त। अयोगवाह, अयोगवाह में क्या आएगा? अंक अह। अयोगवाह में जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है अयोगवाह कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आप लटक जाओगे, पता नहीं रहेगा स्पर्शी व्यंजन क्या है। तो इसीलिए उसके बाद अन्य 2 अंग ढा, अन्य 2 और हैं, इसे और क्या कहते हैं? इसे ढा कहते हैं। तो ये दोनों अन्य हो गए। तो टोटल हमारे जो
स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवाह, अन्न। ये आपको क्लियर याद हो जाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन का से लेके माँ तक, स्पर्शी व्यंजन का से लेके माँ तक, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, ऊष्म व्यंजन सा श सा ह ऊष्म व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो छत्रिंग्यास्रा, छत्रिंग्यास्रा मतलब ये हो गया। अयोगवा में अंका हो गया। अन्य में दो और हैं, इंग्या अड़ा अंत में, ये दो अन्य हैं मतलब एक्स्ट्रा हैं, तो ये दोनों को और शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं सबसे बेहतरीन ढंग से इसे समझने की, वर्ण के भेद कितने होते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, स्वर रूप से उच्चारित होने वाले से ध्वनियों, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। आओ हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले ध्वनियों को स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के होती है। जिनके ध्वनि में श्वास और वायु, जो सांस हम लेते हैं, अगर हमारे स्वर, कोई भी स्वर बोलते हैं तो हमें बिना किसी रुकावट के सट से मुंह से बाहर आता है। जैसे आ ई उ ऊ, तो इसमें कुछ कहीं रुकावट हो रहा है, बिल्कुल सट से। जैसे का बोलेंगे तो का, खा, गा, तो इसमें रुकेगा फिर निकलेगा। उसमें आ ई उ ऊ, मतलब इसमें बिना रुकावट के निकलती हैं आवाजें। तो हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं, ये आपको बता चुके। और स्वरों के भेद अगर हम बात करते हैं, स्वरों के भी भेद होते हैं दोस्त। हम बात करते हैं स्वरों के भी भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, आओ हम इस पे ध्यान देते हैं, इसे समझ लेते हैं। स्वर के भेद की बात अगर हम करते हैं तो स्वर के भेद, अगर हम स्वरों के भेद के बारे में बात करें तो ये स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्त। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। कितने, एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, और उसके बाद कौन सा स्वर आता है, प्लुप्त स्वर। तो दोस्त आओ हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसको जानते हैं कैसे, कौन कौन सी संख्या, कौन कौन सा हमारा वर्ड जो है ह्रस्व में आता है, कौन सा दीर्घ में आता है और कौन सा प्लुप्त में आता है। तो आओ दोस्त देखते हैं इसका डिफिनीशन, और इसे बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको इसके पहले कुछ भी समझ में आया हो, देखो दोस्त, कुछ भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करके आ जाइए। हम 1 सेकंड आपसे रुकते हैं ताकि आप शेयर करके आ जाइए। दोस्त आप शेयर करके आ गए होंगे, आओ हम चलते हैं अपने इसकी डिफिनीशन पे। क्या है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं दोस्त। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय, मतलब कम से कम समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्त, 4 होती हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्त, केवल 4 होती है। अ ई उ री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। आपको समझ में आ गया होगा। ह्रस्व स्वर की संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। किसकी दोस्त, दीर्घ स्वर की। अगर हम बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दुगना, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दुगना समय लगता है। अगर हम इसको बात कर लें, इसमें इतना समय लगता था तो इसमें इतना समय लगता है, मतलब दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं।
इनकी संख्याएं 7 हैं दोस्त। इनकी कितनी संख्याएं हैं? 7 हैं। दीर्घ स्वर की कितनी संख्याएं हैं? याद करे रहना कि ह्रस्व स्वर में 4 संख्याएं और दीर्घ स्वर में 7 संख्याएं हैं। और दीर्घ स्वर की संख्याएं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, औ, औ। बड़ा आ, बड़ी ई, देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। याद रखना दोस्त। इसी प्रकार से ये बड़ी संख्याएं मतलब इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर आपको भूलते हो तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। आते हैं फिर उसके बाद प्लुप्त स्वर पे। मजा ले लेके पढ़ोगे तो मजा आता रहेगा। प्लुप्त स्वर के, और कंसंट्रेट कहीं जाना नहीं चाहिए। कहाँ घूम रहे हो? इधर आ जाओ, फिर से इधर उधर बाहर के बवांडल से आ जाओ क्लास के अंदर। देखो बाहर घूमोगे, दिमाग को भटकाओगे तो याद नहीं होगा, बस वीडियो चलती रहेगी, बस आपको याद कुछ नहीं होगा। तो दोस्त दिमाग मत भटकने देना। आओ हम देखते हैं प्लुप्त स्वर को। प्लुप्त स्वर में तो आएगा सबसे ज्यादा मजा, बस आप ध्यान देते रहना। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा मतलब इससे भी ज्यादा समय लगता है। जैसे दीर्घ स्वर में जो दुगुना समय लगा था, इसमें 3 गुना 4 गुना समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं? हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओम। प्लुप्त स्वर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं जिसे ओम है। तो दोस्त अगर हम ओम की बात करते हैं तो अगर हम ओम की बात करते हैं तो ओम का ऐसे उच्चारण करेंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सुनो, फिर उसके बाद राम। तो इसे हम कैसे बुलाएंगे? ए राम सुनो, मतलब कुछ देर तक कहेंगे ना, सुनो ए राम। जैसे जटायु जो था, मतलब वो जटायु जो नाम था उसका, जो उसके रक्षा का, सीता का रक्षा, जब रावण उसे ले जा रहा था तो सीता की रक्षा करता, तो वो क्या कहता? हे राम, मतलब वो बहुत तेज चिल्लाता, तो राम का आवाज बहुत देर तक उसके कंठ से निकलता रहता। तो वो वहां पे क्या हुआ? मतलब प्लुप्त स्वर ही वहां आई। तो दोस्त ओम अगर हम देखते हैं, सुनो देखते हैं, राम में अगर देखते हैं तो जैसे सुनो किसी को बुलाना हो तो ये जी थोड़ा सुनो, तो सुनो में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए दोस्त इसमें क्या, कौन सा स्वर आ गया? प्लुप्त स्वर आ गया। तो स्वरों की मात्राएं, अगर हम बात करते हैं स्वर की मात्रा को देखते हैं, स्वर की कैसी मात्राएं लगती हैं मात्रा भी हम लोग इसी में सीख लेंगे एक ही क्लास में। मतलब पूरा बेसिक से लेके आपको हार्ड लेवल तक जो भी बनता है यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। आओ हम इसी क्रम में इसका मात्रा देख लेते हैं कि मात्राएं क्या क्या होती हैं इसकी। आखिर में वर्णमाला जब शुरू ही किए हैं तो इसको खत्म भी कर देंगे एक क्लास में। सबसे अच्छी सी क्लास में इसे हम मतलब ऐसा क्लास बना देंगे कि आपको दोबारा वर्णमाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, बड़ा आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। देखो छोटा ऊ की मात्रा कैसे होता है? छोटा ऊ की मात्रा कैसे होता है? और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। और दोस्त री की मात्रा कैसे होती है? अगर हम री की मात्रा की बात करें ऐसे लगती है ना। ए की मात्रा की बात करें ए ऐसे, ऐ की मात्रा की बात करें ऐ ऐसे, ऐ की मात्रा ऐसे होती है ना। ओ की मात्रा की बात करें तो एक पाई ऊपर एक डंडा, नीचे एक डंडा ऊपर एक। औ की मात्रा की बात करें, अगर हम औ की मात्रा की बात करें तो इसे मिटा दो, बस ये तैयार। औ की मात्रा तैयार। अंक की मात्रा की बात करें, अंक की मात्रा ऐसे। आ की मात्रा की बात करें, आ की मात्रा की बात अगर आ ऐसे है तो इन सबको मिटा दो, बस आ की मात्रा तैयार। चंद्रबिंदी की बात करें तो चंद्रबिंदी ऐसे। तो दोस्त इसी में आप सीख गए मात्रा, इसी में आप सीख गए मात्रा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे अगर यहाँ से आप मात्रा सीख गए
बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आह, चंद बिंदी, सारी मात्राएं इसी में आ गई दोस्त। अब हम बात कर लेते हैं अयोग, वाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, व्यंजन, इन सब चीजों के बारे में अब हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है अयोग वाह क्या होता है, उसका मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इन सब चीजों का हम बढ़िया से डेरिवेशन करके पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्त चलो हम देखते हैं अयोग वाह क्या होता है। पहले इसको हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अयोग वाह क्या होता है। देखो दोस्त, ऐसे लिखने में बार बार हो सकता है टाइम लगता हो, लेकिन आपको एक बार में समझ आ रहा है, ये जरूर कमेंट करके बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त, हमारा समझाना। और एक बार ऐसे भी बता दीजिएगा कि कैसे समझाएं। तो दोस्त अगर हम अयोग वाह की बात करते हैं, तो स्वर को हम पढ़ लिए, अब हम इसी में देखते हैं। तो दोस्त हम स्वरों को तो पढ़ लिए, अब हम इसी में देखते हैं अयोग वाह के अंतर्गत, अयोग वाह के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आते हैं। अब इसका हम मतलब जो भी है इसको ट्रिक के माध्यम से ही समझो या फिर बेसिक समझो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, बस बेसिक समझते रहो दोस्त। देखो अंक, आह, अंक, आह और चंद, इन तीनों के जो समायोजन है, इन तीनों का जो अर्थ निकलता है वो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, अयोग वाह के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोग वाह कहते हैं। इन तीनों ध्वनियों का ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में कोई मेल खाता है, ये दोनों के ही संयोग से ही अपना काम करते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं रहता है, ये खुद में स्वतंत्र हैं, इसीलिए इन्हें अलग से रखा गया है, इसीलिए इन्हें अयोग वाह के कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्त आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अयोग वाह में अंक, आह और चंद बिंदी का मतलब मान बताना होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि अनुस्वार, अनुस्वार को अगर हम देखते हैं तो अनुस्वार का चिन्ह कैसे लगता है दोस्त, चिन्ह याद रखना, एक बिंदी एक पाई, मतलब ऐसे ही अनुस्वार लगता है। तो अनुस्वार वायु नासिका से, वायु जो है केवल नासिका से निकलता है, वायु जो है केवल नासिका से निकलता है। जैसे हम बात करते हैं हिमेश रेशमिया की, उन्हें पहले फिल्मों में गाना गाने का मौका ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लोग कह देते कि तुम नाक में ही गाते हो, तेरा मेरा तेरा सुरूर, मतलब जो भी वो गाना गाते थे सब नाक में ही गाते थे दोस्त। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, वो उनको पता था कि मैं नाक से ही गा पाता हूँ और मुझे गाने का कोई मतलब वो ही नहीं है, मैं नाक के अलावा हम कहीं गा ही नहीं सकते हैं। तो दोस्त उन्होंने इतना मेहनत किया अपने गाने को लेके कि आज वो स्टार हैं, आज वो स्टार हैं, जिसे चाहते हैं उसे स्टार बना देते हैं। तो दोस्त कुछ भी आपके अंदर हो, वो जो आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है, ये हमेशा भावना हमारे मन में होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, जो आप कर सकते हो उसे कोई नहीं कर सकता। तो दोस्त आओ हम, अनुनासिक हो गया हमारा, उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक में एक चंद्र बिंदी होती है, इसे नासिका तथा मुख, नासिका तथा मुख दोनों से इसका रिलेट होता है। जैसे एग्जाम्पल में सांस, सांस मतलब सा, मुंह से भी अच्छी आवाज निकल रही है और नाक से भी अच्छी आवाज निकल, सांस, खांसी, सांवला, सांवला, खांसी, सांस, कुछ भी बोलो तो जिसमें चंद बिंदी लगी रहेगी वो किसके अंतर्गत आएगा, अनुनासिक के अंतर्गत आएगा दोस्त। किसके अंतर्गत, अनुनासिक के। अब हम बात करते हैं विसर्ग, इसमें हल्का हा, इसमें क्या होता है, हल्का सा हा मतलब हमारे मुंह से निकलता है। जैसे प्रायः, हा तो आप लिखते नहीं हो, केवल क्या लगा देते हो, विसर्ग लगा देते हो, 2 बिंदी रख देते हो, प्रायः, प्रातः, प्रायः, प्रातः, क्रमशः, मतलब यहाँ पे आप हा देख रहे हो, हा कहीं आप लगाए हो, केवल ये विसर्ग का चिन्ह लगा देते हो तो हल्का सा आपको हा का उच्चारण निकलने लगता है। तो दोस्त ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो। स्वर तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाना चाहिए, स्वर को बिल्कुल भी समझ में आ जाना चाहिए। 11 स्वर होते हैं जिसमें से 2 हमारे
अयोगवाह, 2-3 हमारे अयोगवाह में रखे गए हैं, जैसे अंक, आह, चंद्रबिंदी, ये सब हमारे अयोगवाह के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दोस्त आप उसको बिल्कुल ढंग से मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन पे। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन की बात हम कैसे करते हैं, स्वर में स्वर एक स्वतंत्र था, अब व्यंजन कैसा होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। आप एक स्वतंत्र इंसान हो या फिर परतंत्र हो, आप समझते हो, उसी तरीके से स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, वो खुला है, किसी के भी साथ लग सकता है। तो आओ हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख से अलग अलग जगहों से स्पर्श होकर निकलता है। नहीं समझे? आओ फिर से हम बताते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण को कहते हैं, व्यंजन ऐसे शब्द को कहते हैं जो स्वरों के संयोग से, स्वर के संयोग से, जो आपस में एक स्वर और व्यंजन आपस में मिलके एक ऐसा निर्माण, एक ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं, एक ऐसे अक्षर का निर्माण करते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर हमारे मुंह के कई सारे भागों से स्पष्ट होते हुए निकलता है, मतलब कहीं सारे, बहुत सारे जगह पे टकरा टकरा के वो निकलता है व्यंजन हमारा। और व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्त? 33 मानी गई है। व्यंजनों की संख्या 33, और कुल मिला के अगर हम बात करते हैं, कुल मिलाकर 39 व्यंजनों की संख्या होती है। अब हम व्यंजनों को डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से, किस में आती है। तो हम बात कर लेते हैं कतामुद्दंत होष्ठ, एक ट्रिक है कतामुद्दंत होष्ठ, का च टा त प। अगर हम बात करते हैं कतामुद्दंत होष्ठ की तो एक ट्रिक है का च टा त प। क्या है दोस्त? ये हमारी एक ट्रिक होती है, समझो। इसे आज याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं इसे। दोस्त जो पहली बार इसे पढ़ रहे हैं उनको तो ये स्पष्ट रूप से याद हो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कुछ भी हो, उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि मतलब हमें यहाँ से क्या लिखना है। तो दोस्त अगर हम इसे, इस ट्रिक को देखते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? कतामुद्दंत होष्ठ, कतामुद्दंत होष्ठ। और का चा टा ता पा, का से का वर्ग के पूरे 5 वर्ड, का खा गा घा, मतलब ये आता है का वर्ग का पूरा जो भी आता है, लास्ट वाला छोड़ के जितना भी आता है वो क्या होगा? हमारा कंठ से निकलेगा। किससे निकलेगा दोस्त? कंठ से निकलेगा। किससे निकलेगा? कंठ से। चा वर्ग में जो अक्षर आते हैं वो ता से निकलेंगे। ता मतलब तालव्य से, ता मतलब तालव्य से, कतामु तालव्य से निकलेगा। चा, छ, ज, झ, ये सब किससे निकलेंगे? तालु से। का कंठ, का खा गा घा, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे कंठ से। अगर हम बात करते हैं का वर्ग के सारे अक्षर की तो का से हमारा क्या हो गया? का, खा, गा, घा, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? कंठ से निकल रहे हैं। अगर हम तालु की बात करें, का ता मु दंत होष्ठ, अगर हम तालु की बात करते हैं तो चा, छा, जा, झा, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? ये दोस्त निकल रहे हैं हमारे तालु से। अगर हम मूर्धन्य की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं मूर्धन्य की बात, तो टा, ठा, डा, ढा, देखो मूर्धन्य ऊपर रुक के फिर नीचे आ रहा, मूर्धन्य इसे हम कहते हैं। टा वाले वर्ग को मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, कोई भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आ जाता है। अगर कतामुद्दंत होष्ठ का चा टा ता प याद है आपको तो समझो 1 नंबर आपका फिक्स है। कोई भी एग्जाम में ये एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आ जाता है। और दंत, ता, था, दा, धा, ये सब हमारे किस में आ गए? दंत में। ता वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो हमारे किस में आते हैं? दंत में आते हैं। तो ता, था, देखो दांत से ये टकरा के अगर ता बोलो, मुंह दबा दो तो जीभें कट जाएगी। तो ता से आगे आता, था बोलो, कोई भी चीज बोलो तो हमारा वो क्या होता है? दंत से आता है। तो समझ में आ गया हो दोस्त? होष्ठ, अगर हम होष्ठ की बात करते हैं, पा,
फा, पा वाले पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो किस में आते हैं, होस्ट में आते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ये सब किस में आते हैं, होस्ट में आते हैं। तो दोस्त ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर देखो दोस्त कहीं भी गलती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको हम परफेक्ट रूप से देने वाले हैं कि जो भी हम दे सकें एकदम बिल्कुल परफेक्टली दे दें। उसके बाद हम स्पर्श व्यंजन हमारा का से लेके माँ तक होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, जो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होता है, ऊष्म व्यंजन ये सारी हमने बता दिया था, सा, शा, सा, हा होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा होता है, संयुक्त व्यंजन भी बता दें। त्वधित व्यंजन एक इसी में आता है। त्वधित व्यंजन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं त्वधित व्यंजन, एक जैसे दो वर्णों का एक साथ आना, एक जैसे दो वर्णों का एक साथ आना क्या कहलाता है, त्वधित व्यंजन कहलाता है। जैसे सज्जन, उद्देश्य, प्रसन्न और हिस्सा, अन्न, ये सब किस में आते हैं, त्वधित व्यंजन में। और इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं त्वधित व्यंजन का। प्रसन्न, अगर हम बात करते हैं प्रसन्न का, और उत्पन्न का देख लेते हैं, उत्पन्न का देख लेते हैं, ये सब हमारे ये किस में आते हैं, हमारे त्वधित व्यंजन में ये सारे आते हैं। उद्देश्य, सज्जन ये सारा हमारा किस में आता है, त्वधित व्यंजन में आता है दोस्त। ये सज्जन मतलब ऐसा लिखा जाएगा, सज्जन, प्रसन्न, उत्पन्न, पन्न, कोई भी चीज दिया हो, हिस्सा, अन्न, हिस्सा अगर दिया हो, ये सब किस में आते हैं, त्वधित व्यंजन होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे त्वधित व्यंजन क्या होता, त्वधित व्यंजन क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ये मान लो सही है, यहाँ से लिख देगा बोध, दोनों सही, एक पहला सही, दूसरा सही, मतलब कौन सा सही है, तो आपको ऑप्शन में लगा देना चाहिए सब सही। मतलब इसमें ऐसा ऑप्शन आएगा कि सब सही वाला ऑप्शन आएगा, तो उसमें ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये त्वधित व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, इसे आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हुआ। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हुआ, तो इस प्रकार से हो गया वर्गीकरण। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग के जितने भी हैं वो तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग के जितने भी हैं वो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ता वर्ग के जितने भी हैं वो दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग के जितने भी हैं वो होष्ठ से बोले जाते हैं। तो दोस्त ये व्यंजन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि इसके आगे भी बहुत सारा चीज अभी वर्णमाला में बचा है, जैसे अघोष, सघोष, ये सारी चीजें हम इसके आगे इसी में देखते हैं कि कैसे क्या होता है। दोस्त आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 1 सेकंड का टाइम देते हैं, वीडियो शेयर कर दीजिए और उसके बाद एक लाइक, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्त हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्त हम बात करते हैं श्वास यानी प्राण के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। प्राण यानी श्वास के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अगर हम बात करते हैं अल्प प्राण की, ये क्वेश्चन में पक्का आता है दोस्त, अल्प प्राण नंबर 1। नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं, जिन वर्णों के व्यंजन मतलब ऐसे याद करते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे फेफड़े से आने वाली वायु कम मात्रा में यानी कम मात्रा में लगती हो, जो हमारे फेफड़े से आवाज आती है, हमारे फेफड़े से जो हवा निकलती है वो कम मात्रा में निकलती हो, तो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है
प्रत्येक वर्ण का पहला, मेरे साथ बोलो, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा एवं पांचवा। अल्प प्राण में हम देखते हैं, इसे भूलना मत दोस्त। अल्प प्राण में पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जो अक्षर आते हैं उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं दोस्त, जैसे या, जैसे रा, या, रा, लावा आते हैं। इनके अंतर्गत यारा लावा भी आते हैं। इनके अंतर्गत या, रा, ला, वा और ये भी आता है दोस्त। या, रा, लावा, मतलब इसके अलावा भी ये सारे चीज इसमें आते हैं। तो दोस्त ये समझ में आ गया। अल्प प्राण जैसे नॉर्मल हम समझते हैं अल्प प्राण क्या होता है, जो हमारे बोलने पे कम वायु हमारे फेफड़े से निकले, कम वायु हमारे मुंह से निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में वह अक्षर आते हैं जैसे पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, अगर इसे हम ऐसे समझते हैं तो अल्प प्राण, छोटा प्राण में 3, छोटा है तो 3, ज्यादा, देखो कोई भी चीज छोटा रहता है ज्यादा फुदकता है, तो ये अल्प है तो 3 इसमें अक्षर आए हैं, प्लस ये भी जुड़ा है। और महाप्राण को अगर हम देखते हैं तो महाप्राण में अगर हम बात करते हैं तो महाप्राण के जो श्वास हमारे मुंह से निकलती है, जो हवा हमारे मुंह से निकलती है, जो हवा हमारे फेफड़े से निकलती है, उसकी मात्रा अधिक होती है, उसकी मात्रा अधिक होती है, जिसे महाप्राण कहते हैं। इसमें दूसरा और चौथा, इसके अंतर्गत क्या आता है, दूसरा और चौथा। इसके अंतर्गत कौन सा आता है, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर आता है। तो दोस्त प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर किस में आता है, महाप्राण में। अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि महाप्राण क्या होता है। जैसे महाप्राण में भी स, श, मतलब ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आते हैं महाप्राण में। ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह, ये किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो दोस्त जैसे अगर हम दूसरा और चौथा व्यंजन, हर एक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन, इसे याद कर लेते हैं। महाप्राण महान है तो वो गंभीर होगा, उसमें केवल 2 ही अक्षर आएंगे, दूसरा से शुरू होगा और चौथे पे, दूसरा से शुरू होगा और चौथे पे, और पहला से शुरू होगा और पांचवें पे, पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे हम देख लेते हैं क, ख, ग, घ, ञ। तो इसमें हम देख लेते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण हो गए। और अगर हम दूसरा और चौथे की बात करें तो ये क्या हो गया, महाप्राण हो गए। अब इसे हम याद कैसे करेंगे दोस्त, क, ख, ग, घ, ञ। क, ख, क पे कम आवाज आ रही है, क, ख, ख, ग, घ। तो ऐसे दोस्त समझ लिए। तो ये हो गया हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, अल्प प्राण और महाप्राण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी में हम बात करते हैं, समझ लेते हैं कि स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर, जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं उसमें जो कंपन होता है उसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में और बांटा गया है। व्यंजनों को 2 भागों में और बांटा गया है, अघोष और सघोष। किसमें दोस्त, अघोष और सघोष में। तो इसमें अब हम बात करते हैं स्वर के दूसरे भाग पे दोस्त। स्वर का दूसरा भाग क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अरे ये सब क्या, कहाँ से तुम निकाले जा रहे हो। स्वर तंत्र, जो हमारे स्वर की तंत्र होती हैं जहां से हम बोलते हैं, वह स्वर तंत्रियों के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1
अघोष। नंबर 2 सघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। दोस्त कितने भागों में? 2 भागों में, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अभी ये क्या है और ये क्या है, इसकी डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इन्हें बांटा गया है सघोष और अघोष में। अगर हम अघोष की बात करते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, मतलब कंपन ही नहीं होता है, जैसे क, ख, च, छ, क, ख, च, छ, मतलब पहला और दूसरा वर्ण, हर एक जो का से लेके इंग्या तक है, हर एक वर्ण के दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अघोष कहलाता है। अगर हम इसी में बात करते हैं सघोष की, तो स्वर तंत्रियों के जो उच्चारण में, स्वर तंत्रियों के उच्चारण में कंपन अधिक मात्रा में हो, मतलब कंपन हो, उसमें कंपन बिल्कुल नहीं था, इसमें कंपन हो, तो उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जैसे ग, घ, इंग्या, छ, जैसे ज, झ, इया, इसका हम क्या करते हैं? ग, घ, इंग्या, च, छ, तो इसमें है ज, झ, इया, तो इसका हम क्या कर लेते हैं? पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा सघोष में आता है। सघोष में आता है तीसरा चौथा पांचवा, और अघोष में आता है पहला दूसरा। तो दोस्त, हम बात करते हैं कि आज आपको समझ में तो आ ही गया होगा बिल्कुल ढंग से कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है। सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अघोष में स्वर तंत्रियों में बिल्कुल कंपन नहीं होता है। अल्प प्राण की बात करते हैं, अल्प प्राण फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है, जैसे क, खा नहीं होगा, ग, घा नहीं होगा, मतलब वो हो गया, उसे आप बोल बोल के समझ जाएंगे। महाप्राण में जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक वायु निकलती है महाप्राण कहलाती है। जैसे दूसरा, जैसे क हल्की वायु, ग, खा तो ज्यादा वायु। तो दोस्त, पीछे आपको ये सब बता ही चुके हैं। तो दोस्त, अगर आपको समझ में ना आया हो एक बार में, तो वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लो, फिर से यही वीडियो देख लो, और अपने साथ एक बुक लेके, बहुत सारा नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बुक है तो बुक लेके उस बुक में टिक लगाते चलिए, और वीडियो बगल में रख दीजिए, सुनते रहिए, वहां पे रोक के वीडियो को, फिर उसमें टिक लगा दीजिए, फिर उसी बुक को बार बार 2-3 बार आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्त, और हम तो दोस्त, आपसे गुजारिश करते हैं कि अब आपको कुछ भी समझ में अगर आया हो, मेरे पढ़ाने से, मेरे बताने से, मेरे समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो आप एक लाइक जरूर कर दें। और दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्त, क्योंकि हम पहली बार ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और देखो, गलत चीज़ें नहीं लाए हैं यहाँ पे दोस्त। कोई भी गलत चीज़ अगर लाता तो मुझे पता था कि आप लोग उठा देते, कोई भी इधर उधर की वीडियो डालता तो आप लोग उठा देते। लेकिन दोस्त, पसीने में तर होके, बिल्कुल पसीने में तर होके आपके लिए, केवल पढ़ाने के लिए, आने वाले समाज के लिए एक केवल अच्छा काम कर सकें, इसलिए दोस्त मैंने पढ़ाना इम्पोर्टेंट समझा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है दोस्त। आपसे आग्रह करते हैं कि आपका सपोर्ट चाहिए दोस्त। और दोस्त, फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ। आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।